नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 8 फरवरी 2022 है। दोस्तों, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। चेक आउट क्यूरियसली पॉडकास्ट। मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए, मोटिवेशनल कोट्स के लिए वी हैव क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। हमारी दो चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन, क्यूरियसली फॉरएवर। दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड रिमेंबर, आप ही इस सीरीज़ के, इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इट्स अबाउट ग्लोबल ऑयल प्राइस। क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। इसके पीछे मेन रीज़न है सप्लाई और डिमांड में मिसमैच है। प्री पेंडेमिक लेवल तक की डिमांड जो है वो क्रूड ऑयल की हो चुकी है, तो सारी चीज़ें अनलॉकिंग हो रही हैं। सारे देश जो हैं वो बैक टू नॉर्मल होते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो सारी फैक्ट्री, सारी दुकानें, जो अलग अलग मार्केट्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है, फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। ऑलरेडी 2020 जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 20% प्राइस इसकी इंक्रीज़ हो चुकी है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है पर बैरल की प्राइस हो चुके हैं $100 से भी ज़्यादा। ये कुछ 7,464 रुपीज़ जितना होता है। OPEC, जो कुछ देश मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इन देशों का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। फिर यूएसए का जो शेल ऑयल है उसकी सप्लाई भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। रशिया ने जो कमिटमेंट्स दिए थे प्रोडक्शन और सप्लाई के, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मार्केट में उतना ज़्यादा ऑयल रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो सप्लाई जो है वो अफेक्ट हुई है इसकी वजह से, और ऊपर से डिमांड इंक्रीज़ हुई है। सप्लाई कम हो रही है और डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई। मॉस्को और यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है, इसकी वजह से जो सप्लाई है वो और ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, तो प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। फिर यूएसए और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर सैंक्शंस या फिर JCPOA के बीच में बातचीत चल रही है, अगर इसमें कोई इश्यू आता है तो ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं, तो ईरान जो है वो अपना ऑयल ग्लोबल मार्केट में ईजिली बेच नहीं पाएगा। तो अगेन एक बहुत बड़ा सप्लायर जो है उसकी सप्लाई, ऑयल की सप्लाई जो है वो नहीं कर पाएगा, तो अगेन प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। अब हम सब जानते हैं, हमने कई बार इस बात को डिस्कस किया है कि एनर्जी की प्राइस जब बढ़ती है तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फ्यूल का इस्तेमाल हम सारे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ नंबर वन थिंग। और भारत जैसा देश जो लगभग 85% जितना अपना फ्यूल इंपोर्ट करता है, तो हमारे देश में तो इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगी ही। अब क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो दुनिया के बहुत सारे जो डेवलप्ड देश हैं उनकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हमारे देश की RBI है, वैसे इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक, यूएसए की सेंट्रल बैंक, तो ये सारी बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि अब उनको पैसों का फ्लो जो है वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्योंकि अब लोन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होगी, तो वो सारे पैसे जो लोगों ने एक चीप रेट लोन का जब था और पैसे बोरो किए, और वो फिर इंडियन मार्केट में, खास करके जो हमारी स्टॉक मार्केट और ऐसी मार्केट्स में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो ये लोग क्या करेंगे, अपने शेयर्स और सारी चीज़ों को बेचकर पैसे जो हैं वो वापस खींच लेंगे। तो भारत के लिए इस प्रकार से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। शेयर बाज़ार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो शेयर बाज़ार के ऊपर नेगेटिव रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवेल्ड फिस्कल कंसोलिडेशन। हमने बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का जो लेक्चर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि भारत सरकार ने कहा कि फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो अभी सरकार जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट करेगी। और फिस्कल कंसोलिडेशन का जो प्लान है, सरकार ने ये कहा है बजट में, या फिर ये अनुमान लगाया है कि फ्यूल की प्राइस जो है वो थोड़ी स्टेबल रहेगी। लेकिन यहाँ पर फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो सरकार के जो कैलकुलेशंस हैं वो भी सरकार को चेंज करने पड़ सकते हैं। ऑलरेडी हमारे देश में रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 5.6 के आसपास हैं, और होलसेल इन्फ्लेशन तो डबल डिजिट में है। तो अब जब फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये चिंता का विषय तो है ही हमारे देश के लिए। और अब देखते हैं कि क्या फ्यूल की प्राइस जो है, पेट्रोल पंप्स में हमें ज़्यादा डीजल और पेट्रोल के पैसे देने पड़ेंगे, या फिर सरकार जो है वो टाइम बिंग के लिए अपनी ड्यूटीज़ कम करेगी, क्योंकि लगभग 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे समय पर सरकार जो है वो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ करेगी। लेकिन हाँ, इलेक्शन के बाद फ्यूल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो इट्स गोइंग टू बी बैड थिंग फॉर अस। अगर
सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर थोड़ा बहुत फ्यूल का प्राइस जो है, इंटरनेशनल फ्यूल का प्राइस जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल स्कीम्स मनी। आपने ये बात भी सुनी होगी कि सरकार जब 10 रुपये लॉन्च करती थी तो ग्राउंड लेवल तक कुछ 1 रुपया ही पहुंचता था, बीच में जो कट हो जाते थे करप्शन और ये सारी चीज़ें। फिर आज का ज़माना जो है ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र का है और इसी दिशा में सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप लेने के बारे में बताया है कि 1 अप्रैल से क्या होगा पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जिनको कहते हैं 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम्स, वे सारी स्कीम्स जो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की स्कीम्स हैं, तो 1 अप्रैल से ये होगा कि अब सरकार जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है वो आपके अकाउंट में कर देगी। आप कहेंगे कि बहुत सारी स्कीम्स में तो अब ऐसा ही है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ही मिलते हैं, लेकिन जो पूरी चेन है वो एक बहुत ही लंबी चेन है। अभी क्या होता है पता है, अभी फ़िलहाल ऐसा होता है कि द फंड्स फ्रॉम स्कीम्स आर ड्रोन बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। अगर ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री है या फिर महिलाओं के साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है तो आरबीआई से ये मिनिस्ट्री जो है वो अपने अकाउंट में फ़ंड लेगी, फिर ये जो है वो स्टेट ट्रेजरी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर यहाँ से स्टेट कमिश्नर के पास जाएंगे, फिर वो स्टेट की जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उनके पास फंड जाएगा, फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिविजनल लेवल पर या फिर डिवीजन लेवल पर पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो कितने सारे अलग अलग अकाउंट्स में होकर फाइनली आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अब सरकार क्या कर रही है कि ये सारे जो मीडियरीज हैं इनको हटा देगी। सरकार डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब ये कैसे आएंगे, इसमें ऐसा होगा कि जो फंड्स हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से डायरेक्टली कट होंगे और डायरेक्टली बेनिफिशियरी या फिर जो एजेंसी है बेनिफिशियरी या फिर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, तो उनके खाते में पैसे जाएंगे। और इसमें एक टीएसए मॉडल कहते हैं, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, तो हर एक मिनिस्ट्री को अपना ये अकाउंट बनवाना है, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्टली इसमें आएंगे और यहाँ से डायरेक्टली आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो राइट टाइम पर लोगों को पैसे भी मिल जाए, फिर ये जो हर्डल्स होते हैं कि पैसे नहीं मिले ऊपर से पैसा नहीं आएंगे तब तक आपके पास नहीं पहुँचेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कट हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है। 1 अप्रैल से सरकार इसको अप्लाई करने वाली है, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। क्वांटम टेक के बारे में ये एजम्पशन है, नेस्कॉम का एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट ये कहता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के इम्प्लीमेंटेशन से हमारे देश में यानी कि 2030 तक हमारे देश में 280 to 310 बिलियन डॉलर की वैल्यू जो है वो जनरेट होगी। यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होने लगा है और एक अच्छी स्पीड से हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में 280 to 310 बिलियन डॉलर जितनी अमाउंट जो है वो ऐड होगी, तो विच इज़ ए वेरी गुड न्यूज़। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप देख लीजिए, हाईटेक, बैंकिंग, डिफेंस, ये सारे क्षेत्रों में क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो रही है। 10 से 15 गवर्नमेंट एजेंसीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं, 20 से 30 जितने सर्विस प्रोवाइडर्स, 1520 स्टार्टअप्स और 4050 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो धीरे धीरे अब क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस साल बजट की जो 2020 का बजट था, सॉरी नॉट इस साल का बजट, लेकिन 2020 का जो बजट था, तो इस बजट में 8000 करोड़ रुपए यानी कि $1 बिलियन आउटले किए थे, इसके लिए अलॉट किए थे कि आने वाले 5 सालों के लिए हमारे देश में क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड मीटियोलॉजी, क्वांटम एप्लीकेशंस और मटेरियल्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशंस, इन सारी टेक्नोलॉजी में पैसे खर्च हों या फिर इसमें इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमारे देश में क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि फ़िलहाल इसका रेट जो है ये 1 to 2% जितना है एडॉप्शन का रेट। अब आने वाले 8-9 सालों में ये 30 से 45% जितना इंक्रीज़ होगा। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये एक सनराइज सेक्टर है। अब बात करते हैं H1B वीज़ा के बारे में। यूएसए की एक एजेंसी है, तो इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, इसका नाम है नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और एक प्रोटेक्शनिज्म की शुरुआत की थी। तो उन्होंने क्या किया कि H1B वीज़ास जो हैं उनके ऊपर बैरियर्स क्रिएट किए कि आपको इतने ईजिली H1B वीज़ा नहीं मिलते थे, उनको थोड़ा और टफ बना दिया। और जो हर साल जो एक
सीट्स एलोकेट की जाती है, यानी कि इतने H1B वीज़ा जो है वो यूएसए देगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1,25,000 दिए थे, 2021 में 62,000, तो लगभग 50% इसमें कट कर दिया था। और ये कट क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम पर सरकार ये मान रही थी कि अगर H1B वीज़ा को हम कट करेंगे तो बाहर के जो स्किल्ड लोग हैं वो यूएसए नहीं आ पाएंगे, और यूएसए के जो उसी स्किल्ड वाले लोग हैं उनको यूएसए में जॉब मिलेगी। लेकिन ये लेटेस्ट स्टडी की ये कहती है कि H1B वीज़ा के ऊपर बैरियर लगाने से यूएसए के नागरिकों को कोई इसका खास फ़ायदा नहीं हुआ है। जो ऐसा बताया जा रहा था कि बाहर के लोग कमाएंगे तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, या फिर एक नेगेटिव अप्रोच कि बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और हमारी जॉब ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट जितने अमेरिकन वर्कर्स जो हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, आज भी वो उनको जॉब नहीं मिल रही है। और रियलिटी ये है कि H1B वीज़ा या फिर जो इमिग्रेशन है, तो इसकी वजह से यूएसए को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इनफैक्ट एक देश में जितनी डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, अगर बाहर का बेस्ट टैलेंट आपके देश में आने के लिए तैयार है तो ये आप ही के देश के लिए फ़ायदा है। जस्ट इमेजिन, ये गूगल के सीईओ देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ देख लीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारी यूएसए की कंपनीज हैं, तो वहाँ पर इंडियन, अमेरिकन और दूसरे देशों के माइग्रेंट लोग जो हैं वो एक टॉप लेवल पर पहुंच रहे हैं, नई जॉब्स जनरेट कर रहे हैं, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं होने देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके ही देश का नुकसान होगा, इज़न्ट इट? तो ये जो स्ट्रेटजी अपनाई थी ये पॉलिटिकली तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग रन में देखा जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं फॉर श्योर। एंड आज का लास्ट टॉपिक है हुआवे एयरटेल की एक डील हुई है। चाइनीज़ गियर मेकर हुआवे एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड बहुत बड़ी ब्रांड भी है, चाइना की बहुत बड़ी ब्रांड है। और हुआवे के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। ये भी इल्ज़ाम है हुआवे के ऊपर कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करता है जिससे वो दूसरे देशों के ऊपर नज़र रख सके, स्पाइंग कर सके। अब लेटेस्ट खबर यह है कि भारती एयरटेल ने 150 करोड़ का जो एक टेलीकॉम स्ट्रक्चर का एक्सपांशन उनको करना है, तो उसके लिए हुआवे को अवार्ड दिया है, या फिर हुआवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है। The deal is part of Bharti Airtel's ongoing process to upgrade and expand its national long distance network, NLD को expand कर रही है। और फिलहाल जो उनके द्वारा, एयरटेल के द्वारा जो NLD ऑपरेट होती है वो हुआवे के द्वारा ही की जाती है। और ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है कुछ 300 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी लास्ट ईयर भी हुआवे को मिला था, इस साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआवे को मिला है। और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उनका जो एक $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ का जो एक छोटा सा एक्सपांशन का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये ZTE, ये भी चाइना की कंपनी है, इसको मिला है। तो एक तरफ कि हमारे सोल्जर्स जो हैं वो चाइना के सोल्जर्स के खिलाफ एक डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात है, ऐप्स को बैन करने की बात है, हुआवे और इन सारी कंपनीज़ के ऊपर बैन लगाने की बात है। लेकिन ग्रास रूट रियलिटी कुछ अलग ही है कि हमारे देश में आज भी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जीत रही हैं। एंड कल मैंने आपको ये प्रश्न पूछा था कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा टर्मरिक यानी कि हल्दी का प्रोडक्शन किया 2020-21 में, तो द आंसर इज़ तेलंगाना। एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं टर्मरिक का, ठीक है। और तेलंगाना नंबर 1 टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे देश का। आपके लिए एक और प्रश्न है, PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। ये बेसिकली जो एक्जिम बैंक है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो हैं एक्जिम, तो एक्जिम ने एक $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन की है एक देश के साथ, एक आइलैंड नेशन है, और वहाँ पर फ्यूल शॉर्टेजेस चल रही हैं। तो कौन सा ये देश है? फिलीपाइंस, मॉरिशियस, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड हमारी इस वीडियो सीरीज़ को शेयर ज़रूर करना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। I'll see you tomorrow. Till then, God bless you all. जय हिंद।